नमस्कार साथियों, कश्मीर फाइल्स ये फिल्म अभी कुछ दिन पहले आई है और बड़ा विवाद का विषय बन चुकी है। कैसे लगी था कश्मीर फाइल्स? इसको मूवी बोलना बंद करो आप। जी सर। ये पिक्चर नहीं है जी। ये एक सच्चाई है इस देश की, जो हमारे देश के सेकुलर शब्द भी मत बोलो उनको, हिजड़ा कायर बोलो उनको। उन लोगों ने ये सच्चाई छुपा के रखी है। धन्यवाद दूंगा इस डायरेक्टर को जिसने ये सच्चाई बाहर लाया, और जूता मारे उन सेकुलरों को, उन कुत्तों को जिन्होंने इतनी सच्चाई छुपा के रखी है, इस देश को बर्बाद किया है। हर चीज़ मालूम है क्या? 1947 में कितने हम बर्बाद हुए आप लोगों को मालूम है? कितने हिंदुओं पे अत्याचार हुआ क्या आप लोगों को मालूम है? किसी किताब में पढ़ाया गया कि वहाँ से औरतों को नंगा करके जब वो निकलती थी हिंदू औरतें तो उनको नंगा किया जाता था? हमारे देश की किसी किताब में पढ़ाया गया? लेकिन हिटलर ने क्या किया ये पढ़ाया गया? कौन लगता था हिटलर हमारा? ये क्या जिन्होंने इतिहास लिखा उनका बाप था? रोना क्यों नहीं आता? लोग नामर्द है इस देश के। मुझे तो अफसोस इस देश के यूथ का है। जब मैं टॉकीज में बैठा था ना तो मेरे पीछे कुछ जवान लड़के हंस रहे थे। अगर उनकी माँ बहनें वहाँ होती तो वो हंसते। ये पिक्चर नहीं है, ये हमारे देश की सच्चाई है। करवाइए, ये बर्बाद किया है हमारे देश को। ताली मत बजाओ, नफरत करो। सबसे पहले नफरत उन हिंदुओं से करो जो सेकुलर है, नहीं तो हमारे आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, बहुत बर्बाद किया हमारे देश को, बहुत हुआ है। अरे नफरत करता हूँ, मुझे किसी मुसलमान से नफरत नहीं है, मुझे नफरत है देश के उन हिंदुओं से जो इन लोगों को पालते हैं। नफरत है सेकुलरों से। मर जाओ भड़वो। शिवाजी ने अपना सिर कटा लिया, महाराणा प्रताप समझा के, लेकिन इस देश को बर्बाद किया तो सेकुलर हिंदुओं ने, किसी दूसरे ने नहीं। किसी बाहर के आक्रांता में हिम्मत नहीं थी कि हमारे देश को बर्बाद कर देता। हमारे देश को बर्बाद किया है हमारे देश के सेकुलर हिंदुओं ने। शिवाजी अगर हारे हैं या वो जीत नहीं पाए तो हमारे देश के सेकुलर हिंदुओं के लिए। महाराणा प्रताप अगर इस देश को आज़ाद नहीं करा पाए तो हमारे देश के गद्दारों के लिए। और आज भी गली गली में गद्दार है। इन गद्दारों से व्यापार करना बंद करो, इन गद्दारों से बहन बेटियां देना बंद करो, इनका पानी पीना बंद करो। अगर मेरा सगा भाई भी सेकुलर है तो वो मेरा दुश्मन है। अगर हो सके तो दोस्तों ये पिक्चर देखो, छोटे महाराज सालों को। कैसी लगी था कश्मीर फाइल्स? कैसे लगी सर? अच्छी है। कुछ रियलिटी देखने को मिली? पूरी रियलिटी है सर, पूरी रियलिटी। और एक तरह से घाव है जो कुरेदा गया जी। वो पूरी रियलिटी। सर कैसी लगी मूवी? मूवी तो बहुत शानदार है और ये पहले आना चाहिए, अभी बाद में आया है। हमारे भाई साहब बताएंगे सारी चीज़ें। भाई साहब आइए सर, आइए। कैसी लगी मूवी? मूवी ये देखो, कश्मीर की जो सच्चाई है उसके विषय में बताया गया है और बहुत ही मतलब दर्दनाक स्टोरी है। देखा जाए तो मतलब ये सभी लोगों को पता होनी चाहिए कि किस तरह से कुछ लोगों के साथ कैसा अन्याय हुआ और मतलब जिंदा मतलब बहुत क्रूरता दिखी है। मतलब अंदर से आदमी भावुक हो जाता है उस चीज़। सर ये जो मूवी बनाई है ये आज की जनरेशन को पता भी नहीं है कि क्या हुआ था उस समय। लोगों का ब्रेन वॉश किया हुआ है गवर्नमेंट ने, मीडिया ने, किसी ने भी। ये इस मूवी में हकीकत बताया है कि हुआ क्या था। पूरी सच्चाई दिखाई सर? पूरी सच्चाई बताइए और बहुत शानदार मूवी, अल्टीमेट मूवी। करोड़ों का व्यापार करनी चाहिए ये मूवी। सर मूवी अच्छी थी, लास्ट में जो समझाया ना बहुत बढ़िया समझाया। लास्ट में सब बता दिया ओवरऑल हुआ क्या था, और अच्छी थी। बहुत अच्छी मूवी थी। मूवी में कॉन्सेप्ट है कि विलन कौन है जिन्होंने किया था। तो ये मूवी का कॉन्सेप्ट है तो इसी में है कि जो शिकारा मूवी आई थी उसमें ये बता दिया था कि मतलब उसमें मूवी बनाई थी लेकिन जो विलन कौन है, जो जिम्मेदार है इस जेनोसाइड के, उनका नाम बताया नहीं था। वो क्लियर प्रोपेगेंडा से लव स्टोरी बना दी उन्होंने। इसमें सच्चाई है, इसमें सच्चाई है। और इनमें ये भी बताया कि जो प्रॉपर विलन कौन है, जिम्मेदार कौन है इस जो जेनोसाइड है, जो पूरी जो इन्होंने पूरा प्रोसिक्यूशन किया था हिंदू पंडितों, कश्मीरी पंडितों का, सिखों का, पूरा इसमें अच्छे से बताया गया है। बोल सकते हैं कि रियल स्टोरी है और डॉक्यूमेंट्री टाइप बनाई है, लेकिन बहुत अच्छी मूवी है और देखनी चाहिए। और जो सेक्युलर का जो धब्बा है एक अपने देश के ऊपर की, सेक्युलर बनने के बाद जो बताते नहीं है, जो असली रियल और हिस्ट्री नहीं बताते हैं, जो रियल इतिहास है कश्मीर का, उस जो आक्रांताओं ने जो किया था, जो वहाँ के जो भी कम्युनिटी थी,
उन्होंने जो कश्मीरी पंडितों को भगाया था, वो कैसे वो टेंटों में रहे, कैसे उन्होंने गुजर बसर की, आज भी वो मतलब उनके refugee- तकलीफ को पूरी बिल्कुल तरह से बिल्कुल आज भी वो रिफ्यूजी बन के रह रहे हैं। कश्मीर में खुद गया था वैष्णो देवी, तो वहाँ पे जो रिफ्यूजीज जो रहते हैं टेंट में आज भी हैं, उनके पुनर्वास का अभी तक कुछ किया नहीं। 370 हटी है, देखते हैं परिवर्तन आएगा, लेकिन बहुत अच्छी मूवी देखनी क्या चाहिए। मैसेज देना चाहते हैं आप? ये है कि मूवी देखें और रिलेट करें, जो असली हिस्ट्री जो आपको बताई नहीं जाती है, जो रियल हिस्ट्री है जो दबा दी गई है, क्योंकि जो बोलते हैं ना थिंकर्स जो होते हैं वो थोड़े वेस्टर्न कल्चर से अफेक्टेड हैं, तो वो कुछ जो रियल इतिहास है जो है वो बताते नहीं है। तो इसमें सब कुछ बताया गया है। अग्निहोत्री जी की जो मूवी है वो खुद कश्मीरी पंडित हैं, शिकार हैं, तो सब कुछ बताया गया है, रियल स्टोरी। आप अग्निहोत्री जी को इस फिल्म के लिए कितने स्टार देना चाहेंगे? जी 10 on 10 है। जो इन्होंने जो सत्यता बताई है, जो एक बोलते हैं ना एक विलन होता है एक स्टोरी का, जो विलन कौन है उस 1990 की स्टोरी का, जो उनका रिफ्यूजीज बन के जो भारत के पूरे देश में जो फैल गए कश्मीरी पंडित, उनको अपना घर छोड़ना पड़ा, जो उनका कश्मीर घर था, तो उनको विलन कौन है बिल्कुल बताया गया है। बहुत अच्छी स्टोरी। थैंक यू। तो ये विवाद के पीछे कारण क्या है, इसमें पूरे कश्मीर की कहानी, इसके पीछे कारण बताया जा रहा है। अभी लगभग 2 ग्रुप में लोग विभक्त हो गए हैं। इतनी बड़ी घटना कोई फिल्म नहीं बना पाया, क्योंकि सत्य को दबाने का लगातार प्रयास हुई हमारे देश में। भारत विभाजन, जब हमने 14 अगस्त को एक हॉरर डे के रूप में याद करने के लिए तय किया, तो कई लोगों को बड़ी मुसीबत हो गई है। कैसे भूल सकता है देश? कभी कभी उसमें से तुम्हें तो सीखने को मिलता है। भारत विभाजन में ऑथेंटिक कोई फिल्म नहीं बनी, और इसलिए इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है। और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम, कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। उसके कुछ कई पहलू हो सकते हैं, किसी को एक चीज नजर आती है, किसी को दूसरी नजर आएगी। जिनको लगता है कि ये फिल्म ठीक नहीं होगा, अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है? लेकिन उनको हैरानी हो रही है कि जिस सत्य को इतने सालों तक दबा करके रखा, उसको तथ्यों के आधार पर जब बाहर लाया जा रहा है और कोई मेहनत करके ला रहा है, तो उसको पूरी इकोसिस्टम लग गई है, पूरी इकोसिस्टम लग गई है। और एक ग्रुप बता रहा है कि कश्मीर फाइल्स में जो दिखाया गया सीन है, वो सीन सचमुच में एक जेनोसाइड के माफिक है। और एक पक्षीय दिखाए जो जेनोसाइड बता रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि ये हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। और दूसरा पक्ष वो है जो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस फिल्म में एक तरफा चीज़ दिखाया गया है, क्योंकि वहाँ जो पलायन हुआ है या जो नरसंहार हुआ है, यानी जो मिलिटेंसी में मरे हैं, तो वो सिर्फ हिंदू ही नहीं थे, बल्कि उसमें कश्मीरी जो हिंदुस्तान को सपोर्ट करने वाले थे वो सब थे। अब उसमें हिंदू भी आ जाएंगे, मुस्लिम वो भी आ जाएंगे। मुस्लिम के बाद जो बौद्ध हैं, सरदार जो सिख हैं, वो भी आ जाएंगे। तो इन सारे समुदाय जो भारत को सपोर्ट कर रहे थे, तो वो सब के सब उसमें मरे हैं। फिल्म बनाने वालों से सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, क्या ये डॉक्यूमेंट्री है
या क्या ये कमर्शियल फिल्म है। अगर ये डॉक्यूमेंट्री है तो फिर हम मान के चलेंगे कि इसमें जो आपने दिखाया सही दिखाया है, लेकिन फिल्म बनाने वाले भी कहते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन रियलिटी बट इट इज नॉट अ डॉक्यूमेंट्री। उसमें तरह तरह के झूठ दिखाए गए हैं, बिलखसूस उस वक्त की हुकूमत के बारे में। हकीकत ये है कि जब ये वाक़ये हुए, जब कश्मीरी पंडित यहाँ से निकल गए, उस वक्त फारूक अब्दुल्ला वजीर आला नहीं था, उस वक्त गवर्नर राज था, जगमोहन साहब गवर्नर थे, वीपी सिंह साहब की हुकूमत थी। और वीपी सिंह की हुकूमत के पीछे कौन खड़ा था? बीजेपी की हुकूमत थी मरकज में जब कश्मीरी पंडित यहाँ से चले गए। तो ये क्यों नहीं दिखाते हो आप पिक्चर में? फारूक अब्दुल्ला को तो आप दिखाते हो, लेकिन वीपी सिंह के पीछे बीजेपी को क्यों नहीं दिखाते हो? वीपी सिंह की हुकूमत थी उस वक्त जब निकले। तो ना ये सच्चाई के साथ इस तरह खिलवाड़ करना ये अच्छी बात नहीं है। और आपने सही कहा, यहाँ सिर्फ एक कौम ने कुर्बानियां नहीं दी। अगर कश्मीरी पंडित मरे हैं, हमें उसका बेहद अफसोस है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या कश्मीरी मुसलमान नहीं मरे? क्या कश्मीरी सरदार नहीं मरे? अगर यहाँ लोग घर से निकल गए, बेघर हुए, तो उसमें सब मजहब के लोग शामिल हैं। मुसलमानों ने भी अपनी मकानें छोड़ के, कश्मीर छोड़ के, कुछ तो अभी तक वापस नहीं आए। हमारे सिख भाई बहन वो भी छोड़ के गए, हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन भी छोड़ के गए। हमें इस बात का अफसोस है और हम कहते हैं ना, माहौल ऐसा बनना चाहिए कि ये वापस आए। National in charge of BJP's Information and Technology Department, Amit Malviya, launched a scathing attack on Omar Abdullah's father and former J&K Chief Minister Farooq Abdullah. After Omar Abdullah said that his father Farooq Abdullah was not the Chief Minister when the migration of Kashmiri Pandits started and the fact was not shown in the movie, Amit Malviya said Farooq Abdullah had resigned as Chief Minister on January 18, 1990, just a day before the genocide was unleashed on hapless Kashmiri Hindus. Malviya said Indira Gandhi appointed Jagmohan as the governor of J&K in 1984, and before resigning in July 1989, he had warned Rajiv Gandhi about the dark Islamist clouds threatening the valley. Thereafter, Rajiv offered him a ticket to contest LS, which he declined. He was reappointed on 20th Jan 1990 after Farooq Abdullah had quit on 18 Jan 1990. Jagmohan reached Srinagar on 22nd Jan 1990. By then, jihadis had taken over the valley. Announcements were made from mosques asking Kashmiri Hindus to convert, leave or die. Like a coward, Farooq had abandoned Hindus, Malviya added. एक पक्ष ये कह रहा है कि जब सब मरे हैं, हिंदू भी मरे हैं, सिख भी मरे हैं, एक तरह समझिए कि हिंदुस्तानी जो भारत को सपोर्ट करने वाले हैं, हर एक ग्रुप के लोग मरे हैं, तो सबको दिखाना चाहिए। पर यहाँ तो हिंदू दिखाया गया है। कश्मीरी पंडित का सिर्फ कहानी है। क्या पंडित के सिवा और कोई वहाँ नहीं था? क्या वो नहीं मरा है? फिल्म को लेकर जो सवाल उठ रहा है वो ये है कि विवेक अग्निहोत्री की अपनी एक पॉलिटिक्स है और इसलिए उन्होंने सिर्फ एक ही कालखंड की कुछ घटनाएं दिखाई जिसमें चुन चुन के चिन्हित कर करके कश्मीरी पंडितों को मारा गया, लेकिन उसी वक्त में जिन कश्मीरी मुस्लिमों को उन आतंकवादियों ने मारा उनके बारे में नहीं दिखाया गया। एक फिल्म आई रोजा उसी पीरियड में सेट है, उसमें कहाँ कश्मीरी हिंदुओं का जिक्र है? किसी ने मनी रत्नम साहब से कभी सवाल पूछा? फना, फिजा, मिशन कश्मीर, ये सारी फिल्में देखिए टेररिज्म को जस्टिफाई कर रही हैं। विशाल भारद्वाज साहब, और उनसे सवाल उठाइए कि सर हैदर उसी पीरियड में सेट है, तो आपने कश्मीरी हिंदुओं का जिक्र क्यों नहीं किया उसमें? तो विवेक अग्निहोत्री से क्यों पूछते हो, जो तो एविडेंस के साथ फिल्म बना रहा है? तुमने तो काल्पनिक कहानियां घटी हुई हैं। एक बात ये कही गई विवेक अग्निहोत्री जी, आपने कॉन्शियसली कुछ चीजों को छोड़ दिया। एक जो किरदार है जगमोहन जी का किरदार, तो इसमें मुफ्ती मोहम्मद सईद सा किरदार दिखता है, शेख अब्दुल्ला सा किरदार दिखता है, जगमोहन नहीं दिखते हैं। इसकी क्या वजह रही? इतनी जगमोहन साहब की चिंता क्यों है? फारूक अब्दुल्ला की बात कोई क्यों नहीं करता है? यासीन मलिक की बात कोई क्यों नहीं करता है? बिट्टा कराटे का नाम मेरे पहले किसी ने सुना क्यों नहीं था? पर दूसरा, मेरा सोचना ऐसा, मेरी सोच है, यही लोग जो सवाल उठा रहे हैं, ये शिंडलर्स लिस्ट पे सवाल उठा सकते हैं। कोई एक आदमी ये बोल सकता है कि शिंडलर वाज अ रियल कैरेक्टर और अ इमेजिनरी कैरेक्टर? है किसी की हिम्मत? बॉलीवुड ऑल्सो फेल्ड इंडिया। बॉलीवुड इज गिल्टी ऑफ नरेटिंग अ फेक स्टोरी अबाउट कश्मीर। बसपा के एक सांसद हैं दानिश अली, उन्होंने कहा है कि विवेक अग्निहोत्री की इस फिल्म पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए क्योंकि ये इस्लामोफोबिया फैलाती है। प्रधानमंत्री से क्या बात हुई? हमको ना ये इंडियंस को नहीं दिखानी चाहिए फिल्म, ये फिल्म हमको अमेरिकन को दिखानी चाहिए।
हम सिनेमा को अपने कल्चर का पार्ट नहीं मानते, इसीलिए हम सिनेमा को सॉफ्ट पावर की तरह कभी यूज नहीं कर पाए। मैं चाहता हूं कि ये जो फिल्म है इसको मैं सॉफ्ट पावर की तरह से यूज करूं। पत्रकारों से आपको बहुत नाराजगी है? जी। सबसे है या कुछ से है? मुझे अमूमन पत्रकारों से एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है बताइए। एक पत्रकार आपसे ये सवाल पूछ, जेएनयू का जो पूरे जेएनयू को एक कलर में पेंट कर दिया है, उससे उनको प्रॉब्लम लगी। ये सवाल तब नहीं उठता है जबकि सारे के सारे हिंदुओं को एक कलर में पेंट कर दिया जाता है। आप पत्रकारों को पिटवाने पे आपका इतना जोर क्यों? फिल्म में भी आप पिटवा रहे हो। नहीं, क्योंकि टफ क्वेश्चन मैं तो नहीं बोलता हूँ पब्लिक में जाके मैं टफ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। पॉलिटिशियंस तो नहीं बोलते मैं टफ क्वेश्चन। एक प्रोफेशन है जहाँ लोग कहते हैं टफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। करेक्ट। तो अब बड़ा विवाद का विषय बन गया है। इसमें आखिर हम सब आज समझने का प्रयास करेंगे कि इसके पीछे क्या ऐसा कारण है जिसके कारण कि आज तक ये मुद्दा बना हुआ है। हालांकि इस पे बहुत अच्छा एक डॉक्यूमेंट्री है विकास सर का 370 से रिलेटेड, 3 घंटा का वीडियो है। उतना देर का तो हम यहाँ नहीं बना पाएंगे, लेकिन उनका बहुत अच्छा वीडियो है, समय मिले तो उसको सुनिए। और एक प्रधानमंत्री सीरीज नाम करके आया है, उसमें भी 2 सीरीज आया है। प्रधानमंत्री 1 शशि कपूर का, और बाद में प्रधानमंत्री 2 सीरीज करके सीजन करके आया है। तो उसमें भी जम्मू कश्मीर और 370 के बारे में चर्चा किया गया है। तो एक बृहद पर्सपेक्टिव मिलेगा समझने के लिए। कई लोग कह देते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, जवाहरलाल नेहरू क्यों किए, या ऐसा कश्मीर का क्यों आज़ादी 47 में आज़ादी मिला लेकिन आज तक कश्मीर फंसा हुआ है, इसका समाधान अभी तक नहीं हो पाया। तो इस सब का निवारण ये सब वीडियो देखने के बाद और विकिपीडिया वगैरह पढ़ने के बाद, जगमोहन जी का एक बुक है, किताब, जिसके बेस पे कश्मीरी फाइल्स मूवी बना है, तो वो सब इन सब इंसिडेंट्स को उसमें चर्चा किया गया है। We are very thankful to you. अरे क्या कर रही हैं आप, क्या कर रही हैं? आपने कभी किसी दर्शक को डायरेक्टर के इस तरह से पैर छूते देखा है? क्या आपने कभी किसी दर्शक को इस तरह से एक्टर से लिपट कर फूट कर रोते हुए देखा है? आप आए, मुझे लगा आपके पैर छू लूं। आपने हमारा दर्द, आपने हमारा दिल, जो वो औरत ने किया वो हमने सबने देखा, वो हम सब ने देखा। मुझे लगा मुझे कुछ हो जाएगा। आप हमारे लिए भगवान है, और ये बच्चा, तुम्हारा जीवन बहुत सफल हो जाए। तुम बहुत आगे निकल जाओ बच्चे, तुम बहुत आगे निकल जाओ मेरे बच्चे, बहुत आगे निकल जाओ। तुम मेरा आशीर्वाद हो मेरा बेटा। इन आंसुओं को देखकर किसका दिल नहीं फट गया होगा। ये 32 साल पुराना वो दर्द है जिसका जख्म आज तक हरा है। ये महिला द कश्मीर फाइल्स देखकर अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई। फिल्म देखकर उसे अपना वो कश्मीर याद आ गया जहां से उसे 19 जनवरी 1990 को घसीटकर बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन ये महिला अकेली ऐसी नहीं है जिसे यूं कश्मीर की वादियों से घसीट दिया गया हो। ऐसे 4 लाख और कश्मीरी पंडित हैं जो आज भी अपने दिलों में दर्द दबाए बैठे हैं। सरकार के पास इसका आंकड़ा तक नहीं है कि कितने कश्मीरी पंडितों की बेरहमी से हत्या कर दी गई, कितनी महिलाओं का सरेआम बलात्कार कर दिया गया, कितने बच्चों को अनाथ कर दिया गया, कितनी माओ को विधवा कर दिया गया। सिनेमा घरों में कश्मीर फाइल्स देखने के बाद जो फूट कर रोते हुए दर्शकों की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो ये बताने को काफ़ी हैं कि इस फिल्म में उनकी सच्ची कहानी को दिखाया गया है। हैरानी होती है उस बॉलीवुड पर जो कहता फिरता है कि फिल्में समाज का आईना होती हैं। अगर आईना होती हैं तो कश्मीरी पंडितों की सच्चाई को लोगों तक पहुंचाने में 32 साल क्यों लग गए? विवेक रंजन अग्निहोत्री की इस फिल्म से बॉलीवुड जला बैठा है। कोई भी एक्टर इस फिल्म पर एक शब्द बोलने को राजी नहीं है। आज ये फिल्म रिलीज हो रही है और ये वो कहानी है जो हर हिंदुस्तानी को पता होनी चाहिए। उन्हें ये पता होना चाहिए कि 32 साल पहले कैसे कश्मीर में नरसंहार हुआ था। उन्हें पता होना चाहिए कि कश्मीर में आतंकवाद क्यों फैल गया है। उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि कैसे उनके नेताओं ने कश्मीरी पंडितों का कत्ल होने दिया। ये फिल्म एक फिल्म नहीं है, ये उन 4 लाख लोगों की कहानी है जिनके होठ सिल दिए गए ताकि वो अपना दर्द किसी के सामने बयां ना कर पाए। तो आज हम सब यही समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो हिंदुस्तानी थे वो कौन सा गलती किए थे जिसके कारण कि वहाँ से भगाया गया। अब हिंदुस्तानी में सब आ गए, वह कश्मीरी पंडित का हम बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसमें जो बौद्ध थे, सिख थे और उसमें मुसलमान भी मरे हैं। जो मुसलमान हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तान को सपोर्ट करने वाले थे, शेख अब्दुल्ला के पक्ष में जो थे, तो वो भी मिलिटेंसी के जैसे नज़र पे जाते थे। तो मिलिटेंसी कहता था कि भाई
हम कश्मीर को आज़ाद रखना चाहते हैं या आज़ाद करवाना चाहते हैं या पाकिस्तान मिलाना चाहते हैं, तुम हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहे हो, तो ये कैसे हो सकता है। तो वो भी उसको भी मार देते थे। रेप बलात्कार घटनाएं उसके साथ भी हुआ। तो उसमें एक तरह समझिए कि हिंदुस्तानी जो लोग थे उसके साथ ये घटना हुई थी। 19 जनवरी 1990 यही वो दिन था जब ये ऐलान किया गया मस्जिद से कि जो हिंदू है यानी काफिर है, जो मुस्लिम को नहीं मानने वाला। काफिर का मतलब हिंदू ही नहीं होता है। काफिर का मतलब वो होता है जो इस्लाम धर्म को नहीं मानता है या उसका विरोध करता है, तो उसको काफिर बोलते हैं। जो अल्लाह में विश्वास नहीं करता है वो काफिर के रूप में उसको समझा जाता है। तो काफिर के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। मस्जिद से ऐलान किया गया कि अब जो काफिर है यहाँ पे वो यहाँ से खाली करके चले जाएं 1990 में। तो उसी दिन गवर्नमेंट के रूप में वीपी सिंह के सरकार में जगमोहन जी को वहाँ पे डेपुटेट किया गया था राज्यपाल के रूप में। उसमें कई लोग कहते हैं कि जब बीजेपी का शासन था वहाँ पे तो इसको रोकना चाहिए, क्योंकि पलायन 19 जनवरी 1990 के बाद से शुरू हुआ। उसके पहले एक वैसा माहौल, इसके पहले इतिहास तो पुराना है, लेकिन शुरू हुआ जो स्टार्टिंग हुआ 1990 से शुरू हुआ। 19 जुलाई उसी दिन ऐलान हुआ। उसके बाद फिर धीरे धीरे वहाँ से निकलने लगे। तो अचानक नहीं निकले, बल्कि 92 से 2000 तक लगभग कश्मीरी पंडित धीरे धीरे करके वहाँ से निकल रहे थे। तो कई पक्ष ये कहते हैं कि जब बीजेपी शासन था, यानी जगमोहन जी वहाँ पे राज्यपाल के रूप में जब डेपुटेड हुए, तो इतना जो लंबा वहाँ से शरणार्थी बनकर पंडित निकल रहे थे, जो हिंदू थे निकल रहे थे, तो उसको रोका क्यों नहीं? रोकना चाहिए। और जो कांग्रेस जो बीजेपी वाले हैं ये कहते हैं कि 370 प्रावधान लगा कर रखा है और वहाँ पे एक ऐसा माहौल क्रिएट किया हुआ है, उसका अंतिम चरण क्या कहते हैं पंडित का निकालना है। तो इस तरीके से दोनों पॉलिटिकल ग्रुप एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं। लेकिन हम सब यहाँ निष्पक्ष होकर समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसमें कारण क्या है, किस कारण से ऐसा हुआ, आज तक जम्मू कश्मीर क्यों इतना विवादित रूप में फंसा रहा, इसका समाधान क्यों नहीं हो पाया। 370 लगा तो क्यों लगा, हिंदू को निकाला गया क्यों निकाला गया, जबकि हिंदू बताते हैं कि कश्मीर ऋषि कश्यप का ज़मीन था, हम लोग का यहाँ प्राचीन काल से जुड़ाव रहा है, आज हम लोग को निकाला जाएगा। क्यों निकाले जाने के लिए मस्जिद में ऐलान किया गया 19 जनवरी को। तो इसके पीछे यदि देखें तो इतिहास काम करता है। इतिहास को हम सब न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से समझने का प्रयास करते हैं। एक तरफ अब लोग कहते हैं कि गलती किसका है, तो हम तो यही जानते हैं कि गलती सही एक ऐसा चीज़ है कि दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। जिस चीज़ को हम गलती कहते हैं वो गलती दूसरे के नज़र में नहीं भी हो सकता है, दूसरे के नज़र में वो सही भी हो सकता है, और दूसरे के नज़र में जो गलत है हमारी नज़र में गलत सही भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए चंद्रशेखर आज़ाद जो कर रहे थे, आज हम लोग फ्रीडम फाइटर्स के रूप में उनको जानते हैं, यानी कि वो देश आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। भगत सिंह देश आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तो हम सब उनको स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जानते हैं कि वो देश के लिए आज़ादी लड़े, आज़ाद के लिए लड़ाई लड़े। लेकिन अंग्रेज़ शासन था उस समय, तो अंग्रेज़ लोग उनको फ्रीडम फाइटर्स थोड़े मानते थे, क्रांतिकारी नहीं मानते थे। वो मानते थे ये सब आतंकवाद है, शासन के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है। आज भी जैसे मान लीजिए कोई शासन है और जब शोषण होने लगता है तो उसके खिलाफ जब आवाज़ उठता है, तो जो सरकार जिसका रहता है उसके नज़र में तो वो बिल्कुल गलत एक्टिविटी है, और उसके नज़र में ये आतंकवाद के रूप है, क्योंकि शासन को चुनौती दे रहा है। तो इस जगह पे अब बात आकर फंस जाती है कि गलत क्या है सही क्या है। इसलिए हम पहले ही बोले कि न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से हम सब इसको देखने का प्रयास करेंगे, तब समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों मामला फंसा। तो बात है 1947 की, जब देश का एकीकरण हो रहा था। तो उसमें लगभग सारे रियासत 565 के लगभग रियासत थे, 62-65 के लगभग, छोटी बड़ी रियासत कई थी उसमें।
तो लगभग सारे के सारे का एकीकरण हो गया। उसमें 3 बचा था, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। तो जूनागढ़ एक तरह समझिए कि वो मोहरा था। हैदराबाद को तो हालांकि पटेल जी सैनिक भेजे और उसको एक ही दिन में अपने अंदर कर लिए, भारत में मिला लिए। हैदराबाद चूँकि वो भारत के बिल्कुल अंदर था, बीच में था, तो और वो चाहता था कि हम पाकिस्तान से मिलें, या आज़ाद रहने का प्रयास करता था। ज़्यादातर उसका इच्छा पाकिस्तान से मिलने का था, क्योंकि वहाँ जो शासक था वो मुसलमान था, लेकिन जनता हिंदू थी। तो इसके कारण पटेल जी उसको मिला लिए अपने में। इसके बाद जूनागढ़ बचा, भोपाल भी उसी समय हुआ था, तो भोपाल भी मिल गया, थोड़ा सा उस पर दिया गया दबाव, वो भी मिल गया। लेकिन आ गया जूनागढ़ और कश्मीर। तो जूनागढ़ में क्या चीज़ था कि वहाँ पे हिंदू आबादी सबसे ज़्यादा था, और जो शासक थे, शासक मुस्लिम था। तो अब वहाँ पे पाकिस्तान इसलिए उस पर प्रेशर नहीं डाल रहा था क्योंकि मुस्लिम था, लेकिन प्रेशर इसलिए नहीं डाल रहा था कि आबादी हिंदू थी। इसी के आधार पर कश्मीर का निर्णय वो चाहता था, क्योंकि वो चाहता था, वो उसका शुरू से ये माइंड में रहा था कि कश्मीर मेरे अंदर आए। क्योंकि जब पाकिस्तान का फॉर्मेशन का बात हुई थी तो उस समय ये बात रखी गई थी कि पाकिस्तान में तो कश्मीर चूँकि वहाँ पे 70 से 75% टोटल मिलाकर देखा जाए 70 से 75% मुस्लिम आबादी था। तो मोहम्मद जिन्ना का ये पूरा इच्छा था कि ये कश्मीर, बिना कश्मीर के उनका पाकिस्तान का नक्शा ही अधूरा दिखता था। तो हमेशा चाहते थे कि भाई पाकिस्तान हमारे अंदर आए। जूनागढ़ का बारी आया, तो जूनागढ़ का शासक जो था वो जाकर साइन कर दिया पाकिस्तान में मिलने के लिए। जब पाकिस्तान में जाकर मिलने के लिए साइन कर दिया तो इधर पटेल को पता चला। तो पटेल बोले ये कैसे हो सकता है, जूनागढ़ सौराष्ट्र का क्षेत्र था जो गुजरात के पास में है। तो वो जूनागढ़ हुआ कि प्लेबिसाइड करवाया जाए। पटेल जी का ये कहना हुआ कि प्लेबिसाइड करवाया जाए, यानी कि वहाँ पे जनता जिसको वोट देगी तो उसी में जाएगा, पाकिस्तान या भारत या आज़ाद। तो हालांकि ब्रिटेन के द्वारा तो आज़ाद करने के लिए प्रिंसली स्टेट को कहा गया था, जो रियासत था वो आज़ाद रह सकता है, लेकिन 2 भारत और पाकिस्तान में एक में तो मिलना ज़रूरी था। बिना मिले एक छोटा कैसे रह पाएगा? यूरोप थोड़ी ना है, भारत है, यहाँ का कल्चर अलग है। तो भारत पाकिस्तान, अब पाकिस्तान में जाके साइन कर दिया, लेकिन पटेल जी रखे प्लेबिसाइड होगा। प्लेबिसाइड हुआ तो उसमें टोटल बहुमत ही आ गया, मुश्किल से 99 या 100 के लगभग वोट पाकिस्तान में पड़ा। बाकी सारा के सारा हिंदुस्तान में उसका बहुमत आ गया, तो हिंदुस्तान में मिला लिया गया। अब यही चीज़ कश्मीर में लागू होता है, यही चीज़, इसीलिए उस मोहरा को एक तरह समझिए कि प्रयोग किए जिन्ना, कि जब यहाँ के आबादी हिंदू है और वो वोट कर दिया कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे, हिंदुस्तान में मिलेंगे, तो उसको हिंदुस्तान में मिला लिया गया, जबकि शासक पाकिस्तान से मिलने के लिए साइन भी किया था, लेकिन इंडिया इसको माना भी नहीं और अपने में मिला भी लिया। ठीक इसी तरह जब कश्मीर का बारी आया तो उसका यही कहना था कि कश्मीर में चूँकि 75 से 75% के लगभग यदि मुस्लिम है तो वहाँ प्लेबिसाइड होगा, और वैसे भी चाहता था कि भाई पाकिस्तान में कश्मीर का जुड़ाव हो, कश्मीर जुड़े पाकिस्तान में। तो जब प्लेबिसाइड का बारी आया तो उससे पहले अब 15 अगस्त तक तो कश्मीर मिला नहीं। अब कश्मीर के राजा के पास क्या सिचुएशन था, उसका सिचुएशन एक अलग था। वो हिंदू राजा था और आबादी मुस्लिम ज़्यादा था। तो अब वो ये सोच रहा था कि पाकिस्तान में जब हम मिलेंगे तो ऐसी स्थिति में तो पाकिस्तान में हम सर्वाइव कर नहीं पाएंगे। हिंदू राजा पाकिस्तान में, वहाँ इस्लामिक रूल होगा, उसमें हम हिंदू राजा चल नहीं पाएगा। और कांग्रेस से उसको नफरत था, क्योंकि कांग्रेस डेमोक्रेसी लाना चाहता था, और डेमोक्रेसी में फिर प्रिंसली स्टेट का कहाँ फंक्शन है, उसमें तो फिर जनता जो चुनेगी वही फिर पावर रहेगा। वहाँ पे एक नए नेता थे शेख अब्दुल्ला, जिनका दोस्ती जवाहरलाल नेहरू से था। शेख अब्दुल्ला डेमोक्रेटिक नेता थे, वो जनतंत्र लोकतंत्र को मानते थे कि लोकतंत्र होना चाहिए, जनता का शासन होना चाहिए।
तो ऐसे में शेख अब्दुल्ला से भी वो नफरत करते थे और कांग्रेस से भी, जवाहरलाल नेहरू से भी। तो अब इस जगह पे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर हो गया कि आखिर क्या किया जाए। जूनागढ़ को मिला लिया प्लेबिसाइड के रूप में, तो उसी तरह कश्मीर को वहाँ के जनता को उकसाया जाए। वो सैनिक को वहाँ भेज दिया गया कबायली के रूप में, बारामूला। वहाँ पे लूट पाट करते हैं, उधर से कबायली जो ग्रुप था वो आने लगा, रेप बलात्कार भी करने लगा। बहुत हिंसक घटनाएं हुई थी। वो नहीं चिन्ह रहा था कि ये हिंदू है कि मुस्लिम, सबको जो मिल रहा था सबको एक तरफ से लूट पाट, रेप बलात्कार की घटनाएं हो रही थी। तो जब ये बात पता चला हरि सिंह को, तो हरि सिंह सोचे कि अब तो मामला गड़बड़ है। ये सोच रहे थे कि हम संभाल लेंगे, लेकिन संभाल नहीं पाए मामला। फिर लास्ट में ये भारत के पास बात को रखे। ये 22 अक्टूबर 1947 की बात है, जब कबायली उधर से आक्रमण किया जम्मू कश्मीर पे। तब ये हरि सिंह आए भारत के पास, तो इधर से बात रखा गया, ठीक है मदद किया जाएगा। लेकिन माउंटबेटन तुरंत इस बात पे अड़ गए कि आपको मदद सैनिक का तभी दिया जा सकता है जब आप भारत में साइन करेंगे, क्योंकि आपको किस हक से सैनिक मदद दिया जाए। क्योंकि सैनिक मदद वहाँ जाएगा, भारत का सैनिक ओपनली जाएगा, तो फिर पाकिस्तान का भी सैनिक वहाँ आ जाएगा, फिर लड़ाई हो जाएगा भारत पाकिस्तान के बीच। तो हरि सिंह फिर साइन करते हैं 26 अक्टूबर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो फॉर्मेट था उस पर साइन करते हैं, जिसके द्वारा कि सारे के सारे रियासत का एकीकरण हुआ था, उस पर साइन किए और फिर कश्मीर में फिर भारत में उसको मिला लेगा। लेकिन वहाँ पे मामला उल्टा हो गया। हरि सिंह तो मिला लिए, अब सैनिक भी चला गया, लेकिन कबायली उधर से आक्रमण करते 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 बिल्कुल श्रीनगर के आसपास आ गए। लास्ट में हरि सिंह भी जम्मू आ गए श्रीनगर को छोड़कर। लगभग कश्मीर पे आधा से ज़्यादा कब्जा कर लिया पाकिस्तान। अब फिर भारतीय सैनिक गया तो फिर इधर से ये खदेड़ना शुरू किया। तो कई जगह यहाँ पे लोग कहते हैं कि यदि यूएन में नहीं गया रहता मामला, तो ऐसी स्थिति में भारत का सैनिक पछाड़ दिया रहता। तो ये जो ये लड़ाई जो हुई थी, लगभग आपको हम डेट बता रहे हैं, 22 अक्टूबर 1947 से शुरू हुआ और इसके बाद 5 जनवरी 1949 को ये लड़ाई को रोका गया था। तो लगभग समझिए कि 1 वर्ष 2 माह 2 सप्ताह के लगभग ये लड़ाई चली। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि इतनी लंबी लड़ाई, एक नई नवेली कंट्री इंडिया पाकिस्तान, तो आखिर क्या कारण है कि इतनी लंबी लड़ाई चली लेकिन मामला सोल्व नहीं हुआ। इसी को समझने वाला पॉइंट है। क्यों आखिर कई लोग कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू यूएन में गए, क्यों नहीं जाना चाहिए। इंडिया पाकिस्तान जो भारत है इसका सैनिक खदेड़ देता पीछे। लेकिन इसके पहले जिन्ना से जब बातचीत हो रहा था 1 नवंबर को माउंटबेटन के साथ, तो 2 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू एक भाषण दे दिए कि हम प्लेबिसाइड के द्वारा निर्णय लेंगे कश्मीर का भविष्य क्या होगा। अब कई लोग कहते हैं कि इसी जगह पे मामला हाथ से निकल गया और यही एक बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। लेकिन फिर भी हम सब समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, इस जगह पे ये भी हम नहीं कह सकते डायरेक्टली कि जवाहरलाल नेहरू दोषी ही थे, क्योंकि उन नए भारत के प्रधानमंत्री थे और उस समय उतने बड़े बड़े कार्य कर रहे थे, तो एक छोटा मिस्टेक हो भी सकता है। लेकिन एक अलग दृष्टिकोण से हम सब देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, एक मिस्टेक तो ये है, कई नज़र में इसको कहा जा सकता है कि मिस्टेक है। क्या ज़रूरत था कि ये जाकर यूएन में इस बात को रखते, नहीं रखना चाहिए था, और प्लेबिसाइड का भी बात नहीं करना चाहिए था। लेकिन प्लेबिसाइड का बात इसलिए किए क्योंकि उनका ये कहना था, आदर्शवादी थे, उनका ये कहना था कि जब अभी कुछ दिन पहले जूनागढ़ का बात आया तो हम वहाँ प्लेबिसाइड के द्वारा निर्णय लिए, क्योंकि वहाँ हिंदू आबादी था और मुस्लिम, यदि हम शासक के ही द्वारा निर्णय लेते रियासत का, तो वहाँ का जो शासक था जूनागढ़ का, वो तो पाकिस्तान में साइन किया था, तो पाकिस्तान में जाना चाहिए। लेकिन हम उसको नहीं माने, प्लेबिसाइड के द्वारा जनता क्या चाहती है उसके द्वारा हम उसको अपने अंदर किए। तो उसी तरह कश्मीर में भी होना चाहिए। इसी आधार पे वो इस बात को रखे।
तो इसी जगह पे इस बात को जल्दी कई लोग नहीं समझ पाते हैं कि आखिर जूनागढ़ में प्लेबिसाइड के द्वारा भारत ये निर्णय लिया, फिर कश्मीर पर भी प्लेबिसाइड के द्वारा निर्णय होना चाहिए। तो उसी तरह जिन्ना का यही कहना था कि भाई जब वहाँ पे प्लेबिसाइड के द्वारा जनता के द्वारा हुआ तो वैसे ही कश्मीर में किया जाए, क्या दिक्कत है। तो यही सब बात के लेकर हमको जहाँ तक लगता है कि जवाहरलाल नेहरू प्लेबिसाइड का बात को रख दिए। हालांकि पटेल इसके विरुद्ध में थे। पटेल जी का कहना था कि प्लेबिसाइड का यहाँ पर जरूरत नहीं था, कई जगह थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ता है। तो उनका जैसे हैदराबाद में प्लेबिसाइड नहीं हुआ तो वहाँ पुलिस कार्रवाई के द्वारा, ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को मिला लिया गया। तो उसी तरह कश्मीर को भी प्लेबिसाइड का वहाँ बात ही नहीं, हर एक जगह प्लेबिसाइड का बात उचित भी नहीं है। जैसे 1984 में जब सिख दंगा पंजाब में हुआ था तो उसमें भी यदि प्लेबिसाइड का बात आता है कि प्लेबिसाइड के द्वारा खालिस्तान का जो मांग किया गया था, अगर उस समय कोई कहे प्लेबिसाइड करवाया जाएगा तो निश्चित रूप से उस समय पंजाब अलग हो जाता भारत से। लेकिन हर जगह प्लेबिसाइड ही काम नहीं करता है। नॉर्थ ईस्ट में अभी भी है, नागालैंड वगैरह नॉर्थ ईस्ट में और भी स्टेट जो है, जब वहाँ घटनाएं होता है तो घटनाएं ऐसी है कि मतलब उसमें अगर प्लेबिसाइड का बात रखिएगा तो निश्चित रूप से जनता स्वतंत्र होना चाहेगी। तो ऐसी स्थिति में पटेल जी का कहना था कि यहाँ प्लेबिसाइड का कोई ज़रूरत नहीं था, लेकिन वही पटेल जी जूनागढ़ में प्लेबिसाइड के द्वारा निर्णय लिए थे। तो राष्ट्रवादी थे अपने अपने निर्णय से। अब यही बात हो जाता है कि हमारे हिसाब से ये सही है, पटेल जी के हिसाब से ये सही है, लेकिन जो जिन्ना के हिसाब से वो गलत था कि जब वहाँ प्लेबिसाइड हुआ तो यहाँ भी प्लेबिसाइड होना चाहिए, मुस्लिम बहुल इलाका है। तो इसी के कारण 2 नवंबर 1947 को जवाहरलाल नेहरू ऐलान कर दिया कि वहाँ पे प्लेबिसाइड करवा जाएगा। अब ये प्लेबिसाइड के कारण ही पाकिस्तान अड़ा रहा वहाँ पे, प्लेबिसाइड होगा, हमारा भी हक है कश्मीर पे, कश्मीर हमरे में मिलना चाहिए। फिर सैनिक वहाँ पे, वो भी सैनिक अपना उतार दिया, भारत भी उतार दिया। फिर यूएन में मामला चला गया, माउंटबेटन सलाह दिया कि यूएन में ले चलिए। जब यूएन में मामला गया तो फिर वहाँ पे जब मामला गया तो अब वहाँ पे बड़े बड़े राजनीतिक धुरंधर, अमेरिका, यूके, नया नया देश, कंट्री आज़ाद, फंस गया धुरंधर के बीच में, राजनीतिज्ञ के बीच में। अब वहाँ पे इस बात को पूरे अलग तरीके से रखा गया। वहाँ पे इस बात को रखा गया कि ये मामला भारत, पाकिस्तान और कश्मीर के बीच का मामला है। तो ये बात रखा गया कि आप पाकिस्तान को ये परमिटेड किया गया कि तुम वहाँ से हटो, और इसके बाद फिर भारत नॉर्मल सैनिक सिचुएशन में वहाँ पे प्लेबिसाइड करवाएगा। फिर जनता सोचेगी कि वह क्या किया जाएगा, कश्मीर मिलेगा या पाकिस्तान मिलेगा। तो पाकिस्तान इसी कारण से फिर हटा नहीं। पाकिस्तान सब जानता है पाकिस्तान पीछे हटेगा नहीं। पाकिस्तान आज तक नहीं हटा और आज तक कश्मीर मामला सॉल्व नहीं हुआ। तो अब कश्मीरियों का क्या कहना है? कश्मीरी अभी भी इसी बात पर अड़े हैं। अड़े क्या है, सब कश्मीरी ऐसे नहीं है, वहाँ भी कई दल है। तो उसमें एक दल ऐसा है जो इस फिल्म में दिखाया गया, जो कि मर्डर करता है। तो वो दल आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ता है, JKLF, जम्मू कश्मीर लिबरेशन जो फोर्स रहता है। तो वो आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ता है। वो चाहता है कि कश्मीर आज़ाद होना चाहिए। और जो उसमें यूएन में जब रेजोल्यूशन पास हुआ कि भाई लड़ाई को रोकिए आप दोनों, तो उसमें दोनों, भारत पाकिस्तान दोनों मिलकर, भारत ही उसमें से अगवान किया कि भाई रोक देना चाहिए। तो उसमें भी कई लोग कहते हैं कि आखिर क्यों रुका। एक तो प्लेबिसाइड वाला गलती किए जवाहरलाल नेहरू, फिर इसके बाद गलती किए कि जो युद्ध रुकवा दिए। अगर नहीं रुकवाए रहते तो भारतीय जो सैनिक थे वो खदेड़ के पाकिस्तान को अलग कर देते, लेकिन वो नहीं ऐसा किया गया। तो इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे यदि न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखिएगा, कुछ कुछ ऐसा पढ़ने को भी मिलता है कि लगभग ये जो युद्ध था 1 वर्ष 2 माह 2 सप्ताह चली थी। और इस बीच अब आप ही सोचिए, कोई पब्लिक है, कोई गांव है या शहर है, उस बीच उसमें पाकिस्तान का सैनिक और इधर भारतीय सैनिक दोनों लड़ाई लड़ रहा है। पाकिस्तान का जो सैनिक है वो उसमें मुस्लिम सैनिक है, वहाँ का आबादी भी, कश्मीर का आबादी जो है मुस्लिम है, और यहाँ इधर का भारतीय आर्मी है। तो ऐसी स्थिति में वो मुस्लिम आबादी का भी फ़ायदा ले रहा था
आबादी को एक तरह से समझिए कि ब्रेन वॉश भी कर रहा था कि तुम मुस्लिम हो, धर्म मुस्लिम है तुम्हारा और हमारा साथ दो। इस तरीके से धीरे धीरे वहाँ का माहौल भी बिल्कुल अलग हो गया था। शेख अब्दुल्ला भी, उनका भी रुख ढुलमुल होने लगा था। वो भी थोड़ा आज़ादी के पक्ष में, कभी जाके पाकिस्तान से बात कर लेते थे, कभी जाके इधर इंडिया से, उनका भी ढुलमुल रवैया हो गया था। इस जगह पर देखते हुए जो प्लेबिसाइड के जब ऐलान किए थे जवाहरलाल नेहरू, उस समय उनको यही विश्वास था कि शेख अब्दुल्ला के निगरानी में हमेशा कश्मीर का पक्ष जाएगा भारत के पक्ष में। लेकिन ये चीज़ एक साल जब युद्ध हो गया, फिर वहाँ का रुख बदल चुका था। वहाँ का जो पब्लिक था अब उस पर संदेह हो गया था और खुद शेख अब्दुल्ला ढुलमुल रवैया हो गया था कि अब अगर प्लेबिसाइड हुआ तो शायद कश्मीर अपने हाथ से जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में यदि मान लीजिए कि भारत का सैनिक युद्ध में पाकिस्तान सैनिक को हटा भी देता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि प्लेबिसाइड होगा। अब प्लेबिसाइड यदि होगा तो वो पक्ष हो सकता है कि पाकिस्तान के पक्ष में चला जाए, ये संभव था। जैसा रवैया था उस समय शेख अब्दुल्ला और वहाँ का पब्लिक का कि वो पूरा लगभग वही प्रतीत होने लगा था। अब 2/3 लगभग कश्मीर भारत के हाथ में था। तो शायद इसी कारण से उस समय के गवर्नमेंट इसको रोक दिया, क्योंकि अगर मान लीजिए खदेड़ ही देता पूर्णतः, तो पूर्णतः कश्मीर आ जाता भारत के पक्ष में, तो फिर प्लेबिसाइड का बात आता। अब इस तरह है कि प्लेबिसाइड पहले पाकिस्तान वहाँ का सैनिक हटाए, तब ना प्लेबिसाइड होगा। तो हालांकि बीच में फिर प्लेबिसाइड का भी बात को ख़त्म कर दिया गया जब संविधान लागू हुआ। वहाँ पे गुलाम नबी आज़ाद जब बने वहाँ के मुख्यमंत्री, और वहाँ पे बिल्कुल सिस्टम अलग कर दिया गया। प्लेबिसाइड का बात ही वहाँ से अलग कर लिया गया कि अब प्लेबिसाइड यहाँ नहीं होगा, बिल्कुल कश्मीर भारत का हिस्सा है। लेकिन कश्मीरी लोगों में अभी भी उनका मानना है कि हम आज़ाद हैं। हमारा जब संविधान बना था तो हम बिल्कुल आज़ाद थे, हमको मजबूरन साइन करवाया गया है। पाकिस्तान यही कहता है कि जब दबाव में था हरी सिंह, उसी समय दबाव में ये साइन किया गया है, जबकि वहाँ का पब्लिक पाकिस्तान में मिलना चाहता था। तो अपना अपना स्टैंड है। अब इस जगह पे किसको गलती कहा जाए, किसको? हम भारतीय हैं तो हम तो निश्चित रूप से कहेंगे कि कश्मीर हमारा है। लेकिन यदि हम पाकिस्तान में रहते, अगर हम मुस्लिम परिवार में पैदा हुए रहते, तो निश्चित रूप से कहते कि कश्मीर हमारा है, क्योंकि राष्ट्र का अपना अपना भाई सिद्धांत है। राष्ट्रवादी राष्ट्र के प्रति अपना अपना प्रेम है। प्रेम के कारण हम कहते हैं कि हमारा भारत महान है और हमारा भारत का हिस्सा कोई क्यों ले, यही बात वहाँ हो जाता है। तो न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से यदि देखा जाए तो यही 2 कारण जवाहरलाल नेहरू को आज भी इस 2 कारण पे कि सैनिक क्यों रुकवा दिए और फिर प्लेबिसाइड का बात क्यों किए, ये जो दोनों मिस्टेक के नाम पे उनको हमेशा समझिए कि उन पर दोष लगाया जाता है। तो अब इसी कारण से 370 जब हटा 5 अक्टूबर 2019 को, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब 370 लागू हुआ था तो उस समय भी ऐलान करते एक देश में 2 संविधान 2 विधान नहीं चलेंगे। वहीं जाकर क्रांति कर रहे थे, वहीं पे उनको जेल में बंद कर दिया गया। हालांकि उनका मौत भी वहीं हो गया। उन्हीं के द्वारा बनाया गया जनसंघ पार्टी, उसी के द्वारा बीजेपी फिर बनी। और देखिए कि आज बीजेपी के शासन में 370 भी हटाया गया। कश्मीर को पूर्णतः भारत में एक तरह समझिए कि एक कर लिया गया। तो अब ये जो कश्मीर फाइल्स है, पंडितों को क्यों निकाला गया? अब वहाँ पे जब 87 में एक चुनाव हुआ था, फारूक अब्दुल्ला उसमें जीते थे। कहा जाता है कि उसमें जो वहाँ के उग्रवादी संगठन था वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। उसका क्या नाम था कि यहाँ पे जो चुनाव हुआ है बिल्कुल उसमें फ्रॉड हुआ है, और फ्रॉड करके इस चुनाव को फारूक अब्दुल्ला के पक्ष में रखा गया, क्योंकि कांग्रेस शासन था सेंटर में। और उसी पे उग्रवादी संगठन इतना हावी हो गया कि कश्मीर को आज़ादी कराने के लिए वो सशस्त्र विद्रोह करने लगा। और हिंदू जो थे उनका गलती क्या था? काफिर हिंदू या बौद्ध या जो अदर और भी कम्युनिटी के लोग थे मुस्लिम के अलावा, तो उनका जो उग्रवादी संगठन था इस्लामिक, वो का नाम था कि ये लोग हमेशा भारत से जुड़ाव करते हैं, महसूस करते हैं। अब भारत से यदि जुड़ाव महसूस करते हैं तो ये कश्मीर के आज़ादी में कभी भी ये मददगार नहीं हो सकते हैं।
जबकि वो बिल्कुल अपनी जगह पे सही थे। वही बात पहले हम बोले थे, दृष्टिकोण का बात है कि वो अपने जगह पे हिंदू बिल्कुल सही थे, लेकिन उनके नज़र में यही हिंदू का गलती था, क्योंकि वो कश्मीर को आज़ादी दिलाना चाहते थे, कश्मीर को आज़ाद करवाना चाहते थे, क्योंकि उसमें 370 भी था। वो अपने को एक अलग रूप में देखते थे, उनका संविधान सा झंडा था, उससे उस समय तो 370 खत्म नहीं हुआ था। तो इसी कारण से हिंदू को मारने लगे और 19 जनवरी 1990 को घोषणा कर दिए कि अब यहाँ से निकलो, यहाँ से इस क्षेत्र को छोड़ो। लास्ट में फिर पंडितों को और जो कम्युनिटी थे हिंदू काफिर के रूप में, तो उनको वहाँ से निकलना पड़ा। तो एक तरह समझिए कि दृष्टिकोण का बात, अब ये हिंदू थे तो भारत हिंदू बहुल है, तो भारत से जुड़ाव महसूस करते। वो कभी नहीं चाहते थे कि कश्मीर भारत से अलग हो, क्योंकि अलग होने का मतलब फिर पाकिस्तान में जा सकता है, पाकिस्तान में जाएगा फिर वहाँ इस्लामिक रूल लागू होगा, वो हिंदू नहीं चाहेंगे, या अदर जो कम्युनिटी है जो बौद्ध सिख वो नहीं चाहेंगे। तो इसी कारण से जो उग्रवादी थे इनको ज़्यादा टारगेट किए और टारगेट करके इनको भगाए। दृष्टिकोण का बात है। हम अगर हिंदू रहते वहाँ पे रहते तो सचमुच हम इसको दर्द महसूस करते और हम बिल्कुल कहते कि ये गलत है, लेकिन अगर हम यही रहते उस उग्रवादी के संगठन में तो हम ये महसूस करते कि ये कश्मीर हमारा है, हम यहाँ हमारा प्लेबिसाइड करवाया जाए, हम भारत से बिल्कुल अलग हैं। जब 370 लागू हुआ, 370 जो प्रोविजंस था, अब कई लोग कहते हैं कि 370 आर्टिकल जो था अस्थायी था, तो 370 जो संविधान सभा हम लोग का बना था भारत में, उस समय भी 306 आर्टिकल के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष स्पेशल दर्जा विशेष प्रावधान में रखा गया था। उसके पीछे भी कई कारण था, क्योंकि जम्मू कश्मीर का सिचुएशन बिल्कुल अलग था, पाकिस्तान के बॉर्डर पे था और वहाँ पे मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा था, और भारत का नाम था कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, सेकुलर कंट्री हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल एक मुस्लिम बहुल इलाका भी हमें मिल सकता है। लेकिन पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं था, वो एक इस्लामिक कंट्री था। तो इसीलिए कश्मीर को वही 306 वाला जो जितना प्रोविजन था स्पेशल, उसको 370 में करके सेट कर दिया गया था, जो अस्थायी था, जो राष्ट्रपति के आदेश पे ख़त्म किया जा सकता था। उसमें भी कई रूल है, इस पर विकास सर का वीडियो बहुत अच्छा है, उसको समय मिले तो आप सब देखिएगा। ये था मोटा मोटी। अब कश्मीर फाइल्स में इसी कारण से अब जो हिंदू हैं वो तो बिल्कुल कहेंगे कि हमारे साथ ये गलत हुआ, हमारे बिरादरी के साथ गलत हुआ, लेकिन जो मुस्लिम हैं, जो कश्मीर से हैं या पाकिस्तान से हैं, उनके मन में ये लगता है कि ये बिल्कुल गलत है, इसमें जो मुस्लिम के बारे में हुआ वो गलत दिखाया गया। कई लोग कहते हैं कि ऐसी घटनाएं और भी कई हुई जहां मुस्लिम को भी मारा गया, उस पर भी फिल्म बने। अभी एक विवादित बयान दिए अखिलेश जी कि लखीमपुर खीरी पर भी फाइल्स बननी चाहिए, लखीमपुर फाइल्स। क्या किया जाए, अभी चल रहा है, यदि कश्मीर फाइल्स, यदि वहाँ के जो पंडित हैं, जो हिंदू हैं, वहाँ से भागे और उनका दर्द को आज बयां किया जा रहा है, तो उस नज़र से देखिएगा तो लगता है कि बिल्कुल सही है, बयां होना चाहिए। लेकिन दूसरे नज़र से अगर देखिएगा, जो दूसरा पक्ष है उसके नज़र में देखिएगा तो ये गलत है, क्योंकि एक तरफा दिखाया गया है, जबकि उसमें मुस्लिम भी मरे थे। कई लोग कहते हैं मुस्लिम मरे थे, मुस्लिम घर तो नहीं छोड़े थे। मुस्लिम घर नहीं छोड़े, मुस्लिम तो समझिए कि दोनों तरफ से मर रहे थे। एक तरफ मिलिटेंसी कि अगर वो कहते थे कि हम हिंदुस्तान का सपोर्ट करें तो मिलिटेंसी मार रहे थे, अगर वो ये कहते कि हम जो उग्रवादी संगठन है उसको सपोर्ट कर रहे थे, इंडियन आर्मी मारता था। दोनों तरफ से, तो उसमें मुस्लिम, अभी तक मुस्लिम भी बहुत ज़्यादा मरे हैं, हिंदू से तो ज़्यादा मुस्लिम मरे। मुस्लिम इसलिए भी ज़्यादा मरे हैं क्योंकि उनका संख्या भी ज़्यादा है वहाँ पे, और जो हिंदू थे उनको तो घर छोड़कर वहाँ से भागना पड़ा था। तो फिर हम सब मिलते हैं एक नई वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।